हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इनक्लाइन प्लस। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज। पॉइजन रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू इलास्टिक मटेरियल के लिए क्या होती है? वो वैल्यू होने वाली 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल दैट एक्जिबिट्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी। इसमें इसने कहा है कि ये कोई मटेरियल है हमारा, ये कोई मटेरियल है, इसके हर एक पॉइंट पे, मान लीजिए ए पॉइंट, हम इसका कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, उसमें सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है। ये देखिए, सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम होती है तो उसे आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं। द डायमेंशंस फॉर द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी of a beam element in mass m, length l and the time t is given by। यहाँ पे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की यहाँ पे डायमेंशन को पूछा गया। पहले तो हमें जानना चाहिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता क्या। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं ई आई से। ई होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ई की यूनिट होती है, की हम यूनिट बात करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखेंगे, इसकी यूनिट की डायमेंशन क्या बनने वाली? न्यूटन की होती है ml t-2 और मीटर की होती है एल स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन बनने वाली ml-1 t-2। ml-1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की इसकी यूनिट होती है मीटर की पावर 4, तो इसकी डायमेंशन बनने वाली एल की पावर 4। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की ये डायमेंशन क्या होने वाली है। ml3 टी की पावर -2। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की अपनी यूनिट होने वाली है ml3 टी की पावर -2। चलिए हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया था, फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी इज। स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को क्या लिया जाता है? तो हम स्ट्रेन एनर्जी को जानते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? 1/2 सिग्मा इंटू ई। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी इंटू ई। अब हम यहाँ से यू इक्वल टू देखने वाले 1/2 ई का स्क्वायर इंटू कैपिटल ई, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल ई को बोला जाता है, स्मॉल ई जो दिखाया गया है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। ये होता है स्ट्रेन, इसे सिंपली स्ट्रेन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे आंसर भी करेक्ट होने वाला है। हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट है मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यहाँ पे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को कंसिडर किया जाता है, ना कि फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास को भी नहीं लिया जाता है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट को इस कंडीशन में, आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस कंडीशन में 2 लिया जाता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, हुक्स लॉ क्या देखता था? ई इक्वल टू सिग्मा अपान ई, एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपान ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 1 इधर कर दो, सिग्मा 2 से कह देते हैं ई कर देते हैं। यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से? सी ई और म्यू, ये 2 ही इलास्टिक कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है करेक्ट 2, क्योंकि हुक्स लॉ आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मटेरियल में ही लाई करता है, या वहीं तक वैलिड है। तो अगर हम जनरल मटेरियल की बात करते हैं तो जनरली हमारे हुक्स लॉ जनरली जो होते हैं, हुक्स लॉ
जनरल मटेरियल की बात करो तो उसमें 81 होता है, और अगर हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं तो इसमें 2 होते हैं, और अगर हम हाइपर इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो हाइपर इलास्टिक मटेरियल के केस में यहाँ पर 21 होते हैं, और अगर हम आर्थोट्रोपिक मटेरियल की बात करते हैं आर्थोट्रोपिक मटेरियल के केस में यहाँ पे 9 होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स, और अगर मोनोक्लिनिक मटेरियल की बात करते हैं मोनोक्लिनिक मटेरियल के केस में यहाँ पे 13 होने वाले हैं, और मोनोक्लिनिक मटेरियल के केस में यहाँ पे 13 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, और अगर हम प्लाईवुड की बात करते हैं तो प्लाईवुड में इलास्टिक कांस्टेंट्स को 9 लिया जाता है। तो 9 अगर प्लाईवुड की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्थोट्रोपिक मटेरियल को कंसीडर किया जाता है कि आर्थोट्रोपिक मटेरियल में इनटू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ कह सकते हैं द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सेम रहने वाली हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई के म्यू रिलेशनशिप में हम बात करेंगे। यहाँ पे ई के म्यू के रिलेशनशिप में ई म्यू जी के रिलेशनशिप देखने वाले। यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले बनने वाले वो पहले फार्मूला देखते हैं। तो एक फार्मूला बनेगा नंबर 1 3 के 1 - 2 म्यू, और एक फार्मूला बनेगा इक्वल टू 2g 1 + म्यू, एक होगा इक्वल टू 9 kg/3 k + g, और एक अपना फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है जो म्यू के टर्म में आता है, जो ईएस में बहुत बार पूछा गया है। म्यू इक्वल टू होता है 3k - 2g/2j + 6k। अभी हमने जो आपको फार्मूले बताए थे उन फार्मूलों को मतलब किस तरह से मॉडिफाई करके पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। 3k 1 - 2 म्यू को हमने बोला था तो के इक्वल टू हम ले सकते हैं E/3 1 - 2 म्यू, और जो हमने पूछा था E इक्वल टू 2g 1 + म्यू, इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है g इक्वल टू E/2 / 1 + म्यू। इन जनरलाइज फार्मूला जो है हमने डिफ़ाइन किया है अभी, इन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दिया जाए। E इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, 2g 1 + म्यू, इस तरह से फार्मूले हैं। इनको ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत ही पूछा जाता है, तो मैंने सोचा चलो इनको डिस्कस कर दिया जाए। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैंटिलीवर बीम कर्व्ड इन प्लेन इज सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड
डेवलप्ड एनी सेक्शन। अगर हम कैंटिलीवर कर्व्ड बीम की बात करते हैं, कैंटिलीवर बीम जो होती है कर्व्ड इन प्लेन हो जाती है। अगर मान लिया कुछ इस तरह की एक कैंटिलीवर बीम कर्व्ड इन प्लेन है, सब्जेक्टेड टू द लेटरल लोड्स, उसमें इधर से लेटरल कोई लोड लग रहा है, किसी सेक्शन पे क्या क्या डेवलप करेगा, बेंडिंग मोमेंट डेवलप करने वाला और शियर फोर्स, या बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट को डेवलप करने वाला ट्विस्टिंग मोमेंट, या शेयरिंग फोर्स को डेवलपमेंट करने वाला बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और शेयरिंग फोर्स। यहाँ पे इस केस में अगर कैंटिलीवर बीम कर्व्ड है इन प्लेन में और उस पर लेटरल लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, तो किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और शेयरिंग फोर्स तीनों ही आने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द शियर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ द बीम अंडर द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0, देन बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज। ये पूछ रहा है कि अगर शियर फोर्स किसी सेक्शन, किसी बीम के सेक्शन पे, बीम का सेक्शन है उस पर हमने कहा कि शियर फोर्स 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है। जब भाई शियर फोर्स अपना 0 होने वाला है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे कांस्टेंट होगा। जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, ऐसा की बात करते हैं 0 होता है, वहाँ पे BM कांस्टेंट लिया जाता है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्ड इसका डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोब कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L इज लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ ऑल थ्रू आउट द कह सकते हो स्पान और बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड इज। इसने पूछा है कि फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। ये देखिए प्रोब कैंटिलीवर बीम को पहले बताते हैं प्रोब कैंटिलीवर बीम किस तरह की होती है। ये देखिए कुछ इस टाइप की प्रोब कैंटिलीवर की तरह ही होती है, लेकिन जो फ्री एंड होता है वो फ्री ना रह करके वहाँ पे एक सपोर्ट लगा दी जाती है और इस पे ये W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से इसमें लोड लगा दिया, UDL लगा दिया गया। अब ये पूछ रहा है इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कहाँ पे, फिक्स्ड एंड पे। हम तो जानते हैं सिंपल, अगर इस टाइप की होती कैंटिलीवर, सिंपल कैंटिलीवर होती जिसके फ्री एंड पे कोई भी सपोर्ट ना लगी होती, तो यहाँ पे मान लिया अगर कोई इधर से W लोड लग रहा था तो यहाँ और इसका स्पान L था, तो यहाँ पे इसकी बात हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोमेंट कितना आता है W×L। अगर यही W पॉइंट लोड ना हो करके UDL होता तो आता है यहाँ पे बेंडिंग में WL²/2। और अब हम यहाँ पे देखने वाले ये प्रोब कैंटिलीवर बीम है, तब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे क्या होने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम का सिंपल एक डायग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे। ये देखिए क्या होने वाला है, एक कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे ये देखिए कुछ R रिएक्शन लग रही है, क्योंकि प्रोब कैंटिलीवर बीम होती है तो उसमें फ्री एंड पे अभी बता चुके हैं कि सपोर्ट लगी रहती है, उसकी रिएक्शन ने R मान ली है और यहाँ पे W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से L लेंथ पे लग रहा है UDL। अब अगर हमें इस फिक्स एंड पे मोमेंट कैलकुलेट करना है, अगर हमें R यहाँ से R की वैल्यू पता चल जाए कि कितनी रिएक्शन लग रही है तो हम यहाँ पे मोमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ से रिएक्शन R को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोब कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये UDL लोड लग रहा है, इसकी वजह से अगर इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो ये आएगा इस टाइप का। लेकिन जो R रिएक्शन लग रही है, वो उस डिफ्लेक्शन को नेगलेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन को जब हम 0 करेंगे, डेल्टा को हम 0 करने वाले हैं, तब क्या देखेंगे, जो अपना कुछ इस टाइप का कैंटिलीवर था UDL की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन क्या आता है WL⁴/8 EI। और कुछ ये बीम बनी थी, इधर से ये लगा तो हम कहेंगे भाई ये पॉइंट लोड ही है, लेकिन नीचे से लग रहा है तो माइनस में जाने वाला है, तो RL⁴ EI आएगा।
इक्वल टू 0 करेंगे तो देखते हैं क्या करने वाले थे। WL⁴ 0 करिए। देखिए EI से EI कट जाएगा, LQ से ये पावर कट जाएगी, तो यहाँ से R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3/8 इंटू WL। तो देखिए R की वैल्यू निकलेगी 3/8 इंटू WL निकलने वाली R की वैल्यू। तो देखिए हमारा एक कैंटिलीवर आएगा, ये तो इधर जा रहा था W, और ये यहाँ पे जो रिएक्शन लग रही थी 3/8 W के हिसाब से ये रिएक्शन लग रही थी। तो बेंडिंग मोमेंट तो बहुत ही आसान हो गया अब हमारे लिए। अब देखिए क्या होगा, 3/8 इंटू W इंटू लेंथ L आएगी, और माइनस ये WL का लग रहा था, WL ये है, और काम कहाँ पे करेगा, L/2 पे काम करने वाला है ये UDL। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3/8 WL² माइनस WL इंटू L/2। ये देखिए यहाँ से 8 है, तो यहाँ भी इसका हर बराबर कर लेते हैं, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये 4 WL² हो गया। तो ये 3 WL² ये है। तो देखिए माइनस में WL²/8 बनने वाला है। तो यहाँ से मोमेंट की बात करेंगे तो WL²/8 होगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रखा था, WL²/8। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।